हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में चलने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने ऑपरेट कॉस्टिंग की शुरुआत की, परिचालन लागत, और आज हम उसके आखिरी पड़ाव पर हैं। मतलब परिचालन लागत में आपको बस के लिए निकालना था, ट्रक के लिए हल करना था, विद्युत संस्थाओं के लिए हल करना था। इन सब की लागत हम निकाल चुके हैं। आज आपके लिए सिनेमा और होटल की बारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम होटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको बताने चल रहे हैं। मतलब परिचालन संस्था होती क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दो प्रकार की संस्था होती है। एक संस्था वो जो सामान बनाते हैं, सामान बनाने के बाद बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। जब हमें उनकी लागत निकालना हुआ तो हमने इकाई लागत पढ़ लिया, आगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लेंगे। लेकिन उन संस्थाओं की लागत हमें ज्ञात करनी है जो सेवा देती हैं, ठीक। जैसे बस का काम क्या है? यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ट्रक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना। बिजली वाले इन्होंने पावर जनरेट की तो हमारे लिए सेवा दी। ऐसे ही होटल वालों ने हमें रहने के लिए कमरे दिए तो वो भी हमारे लिए सेवा है। सिनेमा हॉल में जाके हम मूवी देखते हैं तो अब मनोरंजन हमारा होता है, वो भी हमारे लिए सेवा है। तो जब वो संस्थाएं जो सेवा देती हैं उन्हें परिचालन संस्था कहते हैं और उन्हीं की लागत परिचालन लागत कहलाती है और हमें वही निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है होटल की परिचालन लागत। लेकिन होटल की परिचालन लागत का केवल एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ओनली वन। एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, या कह लीजिए ऐसा ही आएगा, ठीक है। उससे अन्यत्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सत्य है। तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये इसका पहला और आखिरी क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये उसका पहला और आखिरी क्वेश्चन बन रहा है तो आपके लिए सबसे बेहतर है और एक क्वेश्चन में पूरे नंबर पाने का मौका। तो आज एग्जाम में नंबर कमाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मतलब आज की ये क्लास आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाने जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से अभी जुड़े हो, नए जुड़े हो, एकदम फ्रेश ताज़ा वाले, तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और अगर आप हमसे नियमित क्लास पाना चाहते हो कि आपको एक तरफ से 1 बाय 1 पूरे टॉपिक क्लियर किए जाएं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए जाएं, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे मिनिमम, और उस थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप नियमित क्लास पा सकते हैं, PDF पाएंगे, डाउट सेशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो इतना सब कुछ आप हमसे जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। होटल की परिचालन लागत। कभी भी आप गए हो किसी होटल में, आपने वहाँ कमरा किराए पर लिया हो, तो होटल वाले कमरा किस आधार पर किराए पर देते हैं? एक दिन के आधार पर कि एक महीने के आधार पर? उनका जो चेक इन चेक आउट टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। तो कभी भी वो कमरा किराए पर देते हैं तो डेली बेस पर देते हैं। मान लीजिए उस होटल में 100 कमरे हो, तो अगर होटल में 100 कमरे हैं तो प्रतिदिन 100 कमरे किराए पर उठ सकते हैं। तो हम उनका जब चार्ज निकालना होगा तो वो एक कमरे का एक दिन का चार्ज निकालना होगा, ना कि उस पूरे होटल का। तो होटल में वो पहले निकालेंगे रूम रेंट डे कितने बनते हैं, मतलब कितनी बार कमरे किराए पर उठ सकते हैं। तो अगर एक दिन में 100 कमरे किराए पे 100 कमरे हैं होटल में, तो 100 किराए पे उठ सकते हैं, तो 30 दिन में तुरंत 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये रूम रेंट डे निकल के आता है, ठीक है। फिर ध्यान देना, एक होटल का नहीं निकालिएगा, एक एक कमरे का निकलेगा।
ठीक, तो आइए कैसे निकालते हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए इसको समझाते हैं। मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया कि हम एक कमरे की लागत निकालेंगे, एक कमरे का खर्च कितना आएगा, ना कि पूरे होटल का। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये निकालना होगा कि एक कमरे को किराए पर उठाने का क्या चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले होटल की पूरी लागत निकाल के अंततः जितने बार कमरे किराए पर उठ सकते हैं उससे हम क्या कर देंगे, भाग, तो जिससे एक होटल का एक कमरे का निकल के वह भाड़ा आ जाएगा। तो देखिए मेरी बुक में है और इसके लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सीधा पूरे खर्चे एक साथ दिखाते हुए चले जाइएगा। इसमें आप स्टैंडिंग रनिंग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे खर्चे हम एक साथ दिखाते हुए चले चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एक होटल के मालिक द्वारा प्रदत्त सूचनाएं निम्नलिखित हैं। तो एक होटल का मालिक है, वो निम्नलिखित सूचनाएं दे रहा है। कैसी? आप राय दीजिए कि वह ग्राहकों से प्रतिदिन क्या किराया वसूल करे कि जिससे वह ब्याज के अतिरिक्त अन्य लागत पर 25% लाभ कमा सके। बहुत अच्छी बात, ब्याज को छोड़ के बाकी जितनी लागतें हैं उस पर उसे कितने प्रतिशत लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाना है। आगे बढ़ गए, स्टाफ वेतन 80,000 रुपये प्रतिवर्ष। इस बुक में ये इलस्ट्रेशन में है, अन्य किताबों में ये क्वेश्चंस में है, तो ये बेहतर है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टाफ वेतन 80,000 रुपये प्रतिवर्ष, हम साल भर की सूचना लेके चलने वाले हैं, अभी तक तो आंकड़े यही मिल रहे हैं। कमरे के परिचारक का वेतन 2 रुपये प्रतिदिन, रूम अटेंडर जो कमरे की देखभाल करते हैं, साफ सफाई वगैरह करते होंगे, उन्हें रूम अटेंडर कहा जाता है और उनके लिए 2 रुपये प्रतिदिन। वेतन दैनिक आधार पर दिया जाता है और कमरा परिचारक की सेवाएं तभी आवश्यक होती हैं जबकि कमरा घिरा रहता है। मतलब जब कमरा किराए पर उठेगा तभी कमरा परिचारक लगेगा, नहीं तो कमरा परिचारक नहीं लगेगा। एक कमरे के लिए एक कमरा परिचारक होता है। प्रकाश, तपन व शक्ति, सामान्य प्रकाश व एक कमरे के यदि वह पूरे माह घिरा हुआ रहता है तो 50 रुपये प्रति कमरा है। शक्ति का उपयोग केवल सर्दियों में किया जाता है तथा प्रतिमाह का सामान्य व्यय यदि वह घिरा हुआ है तो 20 रुपये प्रति कमरा है। ठीक है, लाइट डेली के लाइट भी दिया हुआ है मंथली और पावर भी दिया हुआ है मंथली, लेकिन लाइट पूरे साल लगती है, पावर केवल सर्दी में लगती है। भवनों की मरम्मत 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। आगे विविध सन्ड्री, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको सन्ड्री में रख दिया जाता है, 11,400। आंतरिक सजावट व उपकरण 10,000 प्रतिवर्ष, इंटीरियर डेकोरेशन। भवन की लागत है 4 लाख, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%। अन्य फर्नीचर, अन्य उपस्कर 1 लाख, हरास उस पर लगाना है 10%। भवन व उपस्कर में लगे 5 लाख रुपए के विनियोग पर, भाई भवन 4 लाख का, 1 लाख का अन्य उपस्कर, दोनों मिला के 5 लाख हुए, तो यही 5 लाख का विनियोग है। 5 लाख के विनियोग पर 5% ब्याज लगा लीजिए। आगे, होटल में 100 कमरे हैं, मेन चीज़ यहाँ मिलना शुरू हुआ। होटल में 100 कमरे हैं तथा 80% कमरे ग्रीष्म ऋतु में घिरे रहते हैं, गर्मी में 80% किराए पर उठ जाते हैं तथा 30% सर्दियों में व्यस्त रहते हैं। आप यह मानिए कि ग्रीष्म ऋतु तथा सर्दियों की ऋतु प्रति 6 माह की होती है और माह के सामान्य दिन 30 मानिए। तो सबसे पहले हम रूम रेंट डे निकालेंगे, कितनी बार कमरा साल भर में किराए पर उठ सकता है, सबसे पहले हमें उसकी गणना करनी होगी। ठीक है, पहले हम रूम रेंट डे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट डे। ठीक, तो देखेगा गर्मी में कितनी बार, सर्दी में कितनी बार, समर। इनके पास 100 कमरे हैं, उन 100 कमरों में 80% कमरे गर्मी में उठ जाते हैं। तो 100 कमरे का 80% मतलब कितने कमरे गर्मी में किराए पर उठ जाते हैं, 80। और 80 कमरे किराए पर उठते हैं और गर्मी कितने महीनों की रही है, 6 महीनों की रही है और 30 दिन रहे हैं। भाई एक महीने में कितने दिन माना गया है, 30। प्रति ऋतु में 6 माह की मान लिए, 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी। भाई हम तो
पतझड़ सावन बसंत बहार पढ़े हैं, लेकिन यहाँ कहा है गर्मी को 6 महीने मानिए और सर्दी को भी 6 महीने मानिए, तो हमने भी 6 महीने मान लिया। तो इनके पास 100 कमरे हैं, गर्मी में कह रहे हैं उसका 80% किराए पर उठ जाता है, तो 80 कमरा किराए पर उठ जाएगा पर डे। 6 महीने के 300 दिन, मतलब टोटल कितने बन गए, 80 × 6 × 30, टोटल बन गए 14,400। मतलब गर्मी में कमरे 14,400 बार किराए पर उठाए गए। सर्दी में विंटर का देखते हैं, 100 कमरे हैं लेकिन 30% ही किराए पर उठते हैं। मतलब कितने कमरे किराए पर उठते हैं, 30। तो 100 का 30% मतलब 30, 6 महीने के 300 दिन, क्योंकि सर्दी कितने महीने रही है, 6 महीने, ठीक। 30 × 6 × 30, 5,400। तो मतलब टोटल हो गया 19,800। तो कमरे कितनी बार, रूम रेंट, रूम रेंट डे, कमरे कितने पर कितने दिन किराए पर उठाए गए, 19,800 बार कमरा किराए पर उठाया गया है साल भर में। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, फिर से जान लीजिएगा। एक होटल की सूचना है, होटल में 100 कमरे हैं, कह रहे हैं गर्मी में हम 80% किराए पर दे लेते हैं और सर्दी में 30% कमरा किराए पर उठ जाता है। तो 100 कमरे हैं, 80% गर्मी में उठ जाता है, मतलब 80 कमरे किराए गर्मी में उठ जाते हैं, और 30% सर्दी में, मतलब 30 कमरे किराए पर उठ जाते हैं सर्दी में, ठीक। तो 80 और 30 गर्मी और सर्दी में। गर्मी 6 महीने की है और सर्दी 6 महीने की, और एक महीने में 30 दिन है, तो हमने निकाल लिया गर्मी में कितनी बार कमरा किराए पर उठेगा, 14,400 बार, और सर्दी में कमरा कितनी बार किराए पर उठेगा, 5,400 बार, और टोटल कितने खर्चे होंगे, कितनी बार कमरा किराए पर उठेगा, 19,800 बार। अब यहाँ हम निकालते हैं होटल ऑपरेट कॉस्टिंग। ठीक, पूरे खर्चे एक तरफ से हमें दिखाते हुए चले चलना है, बस ये इतना काम है। पार्टिकुलर, यहां टोटल कॉस्ट, पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट, क्लियर। तो चलिए पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट, यहां क्या बना देते हैं, बेस। तो बेस हमने क्या मान लिया है, 1 ईयर, 1 वर्ष की सूचना है, और 1 ईयर रूम रेंट, कितने बार कमरा किराए पर उठा हुआ है, रूम रेंट डे 19,800 बार कमरा किराए पर उठा हुआ है। इसी से भाग करेंगे तो एक कमरे का खर्च, एक कमरे का निकल के आ जाएगा एक बार का। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। हम होटल के लिए लागत निकालने चल रहे हैं। होटल में 19,800 बार इन्होंने साल भर में कमरा किराए पर उठाया हुआ है। तो अब चलिए इनके हम एक एक खर्चे निकालते हुए चले चलते हैं। तो एक होटल के मालिक द्वारा प्रदत्त सूचनाएं निम्नलिखित हैं, आप राय दीजिए कि वह ग्राहकों से क्या किराया चार्ज करे जिससे ब्याज के अलावा उसको 25% लाभ मिल सके। तो पहले लागत निकाल लेते हैं, लाभ की बात बाद में। तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी 80,000 रुपये प्रतिवर्ष, ठीक। आगे स्टाफ सैलरी के बाद कमरे के परिचारक का वेतन, रूम अटेंडर, रूम अटेंडेंट, सर्दी में कितनी बार रूम अटेंडर लगेगा, गर्मी में कितनी बार रूम अटेंडर लगेगा। कह रहे हैं एक दिन के लिए एक, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कमरे के परिचारक का वेतन 2 रुपये प्रतिदिन, और कमरा परिचारक तभी लगेगा जब कमरा किराए पर उठा होगा। तो सर्दी में 80 कमरे किराए पे उठ रहे हैं, गर्मी में, और सर्दी में कितने कमरे किराए पर उठ रहे हैं, 30। 6 महीने के 300 दिन किराए पर उठ रहे हैं, और हर दिन का कितने रुपए, 2 रुपये। 6 महीने के 300 दिन उठ रहे हैं, और हर महीने के कितने दिन, हर दिन के कितने रुपए, 2 रुपये। वैल्यूएट कर लेते हैं। 80 कमरा, 6 महीने के 300 दिन, हर दिन 2 रुपये, मतलब टोटल हो गया 28,800। ये आ गया गर्मी का खर्च। सर्दी में 30 × 6 × 30 × 2, 30 × 6 × 30 × 2, 10,800, ठीक। मतलब ये आ गया 39,600।
कहीं कोई दिक्कत? रूम अटेंडर समझ में आया? फिर से ध्यान दे लीजिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है एक कमरे के लिए एक परिचारक लगेगा और एक दिन का उसका खर्च कितने रुपए होगा? 2 रुपए होगा। तो एक कमरे के लिए एक परिचारक लगेगा, उसका खर्च 2 रुपए होगा, मान लिया। लेकिन कमरे परिचारक की आवश्यकता तभी होगी जब कमरा किराए पर उठेगा, नहीं उठेगा तो परिचारक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गर्मी में कितनी बार परिचारक लगेंगे? 80 बार कमरे किराए पे उठ जा रहे हैं पर डे, तो 80 परिचारक लगेंगे। सर्दी में 30 कमरे पर डे किराए पर उठ जा रहे हैं तो 30 परिचारक लगेंगे। तो गर्मी तो 6 महीने के 30 दिन, 6 महीने के 30 दिन सर्दी, और हर दिन का 2 रुपए निकालते हुए चले गए। फिर आगे कह रहे हैं प्रकाश तपनवा शक्ति, तो सबसे पहले दिया हुआ है लाइट। लाइट दिया हुआ सामान्य प्रकाश में एक कमरे के यदि वह पूरे माह घिरा हुआ रहता है तो 50 रुपए प्रति कमरा है। लाइट समर में और विंटर में, तो लाइट कह रहे हैं समर में यदि वह पूरे माह घिरा हुआ रहता है तो गर्मी में कितने कमरे किराए पड़ जाते हैं? 80। सर्दी में कितने कमरे किराए पड़ जाते हैं? 30। पूरे माह ये कितने महीने किराए पड़ते हैं? 6 महीने, और हर महीने का 50 रुपए। 6 महीने का, हर महीने का कितने रुपए? 50। वो डेली बेस पर था, इसीलिए 6 गुणे 30 हुआ था, 6 महीने के 30 दिन, और ये मंथली है इसलिए केवल 6 रह गया, गुणे 30 नहीं हुआ। ठीक है, जहां डेली सूचना है भाई 6 महीने के हम 30 दिन निकालेंगे, यहां डेली नहीं है, मंथली है। क्या कहा है देख लीजिएगा, सामान्य प्रकाश में एक कमरे के यदि वह पूरे माह घिरा हुआ रहता है तो 50 रुपए प्रति कमरा है। तो 80 कमरे गर्मी में किराए पर उठ जाते हैं, 6 महीने का 50 रुपए। ठीक है, हर महीने का 50 रुपए। 30 कमरे सर्दी में किराए उठते हैं, हर महीने के 50 रुपए। ठीक है, तो 80 गुणे 6 गुणे 50, टोटल कितने रुपए आ गए? 24,000। इधर 30 गुणे 6 गुणे 50, 9,000। ठीक, तो ये टोटल कितना आ गया? 33,000। ठीक है, ये आ गया लाइट का खर्च। 80 कमरे का 6 महीने का, हर महीने का 50 रुपए। 30 कमरे का 6 महीने का, हर महीने का कितने रुपए? 50 रुपए। लाइट के बाद पावर कहा गया है। पावर शक्ति का उपयोग केवल सर्दियों में किया जाता है और प्रतिमाह का सामान्य व्यय यदि वह घिरा हुआ रहता है तो कितने रुपए है? 20 रुपए। तो पावर सिर्फ और सिर्फ विंटर में आवश्यकता, हीटर वगैरह चलाते होंगे। सर्दियों में 20 कमरे किराए पर उठ जाते हैं, हर 20 रुपए का खर्च है। तो सर्दियों में कितने कमरे किराए पर उठते हैं? 30 कमरे का 6 महीने का, हर महीने का कितने रुपए? 20 रुपए। 30 कमरे का 6 महीने का, हर महीने का 20 रुपए, मतलब टोटल कितने रुपए खर्च हो जाएगा? 3,600। ठीक है, यहाँ तक आसानी से निकल गया। फिर अब अन्य खर्चे हम देखते हुए चलते हैं। ये तो डेली बेस पर जो खर्चे थे हमने डेली बेस पर निकाल लिया, ये मंथली बेस पर थे, ये भी मंथली बेस पर था। हमने जितना क्वेश्चन में कहा उतना करते हम चले गए बस। भवनों की मरम्मत 10,000 रुपये प्रति वर्ष। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 10,000 रुपये प्रति वर्ष। आगे विविध सन्ड्री 11,400। ठीक, आसानी से लिखते हुए चले गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,400। विविध के बाद आंतरिक सजावट व उपकरण, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन। ठीक, आंतरिक सजावट व उपकरण, इंटीरियर डेकोरेशन 10,000 रुपये प्रति वर्ष। चलिए ये भी हो गया। भवन की लागत है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और वो भी कितना? 4 लाख का बिल्डिंग है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन, तो 4 लाख का 5% मतलब कितना आ जाएगा? 20,000। साल भर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, आगे फर्नीचर लगा है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर 1 लाख का लगा है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना चार्ज हो गया? 10,000। ये इतना हो गया। कह रहे हैं भवन व फर्नीचर में लगे हुए विनियोग, तो दोनों में मिला के कितने पैसे लग गए? 4 लाख इसमें, 1 लाख इसमें,
मतलब दोनों मिला के लग गए 5 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 लाख विनियोग है, पर कितने परसेंट विनियोग है? 5%। 5 लाख का 5% मतलब कितने रुपए हो गया? 25,000 विनियोग आ गया। तो आइए पहले पूरे खर्चे जोड़ लेते हैं। 80,000, 39,600, फिर 33,000, 3,600, 10,000, 11,400, 20,000 है, 10,000 है, 10,000 है, 25,000। ठीक है, 2,42,600 पूरे खर्चे कितने आ गए? 2,42,600। चलिए देख ले भाई, पूरे खर्च हैं 2,42,600। ये पूरे खर्च है, टोटल कॉस्ट। यहाँ तक तो कहीं कोई संदेह नहीं है, पूरा खर्च है 2,42,600। लेकिन आगे आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन्हें लाभ लेना है, और लाभ कितना लेना है? कह रहे हैं कि एक होटल के मालिक द्वारा प्रदत्त सूचनाएं निम्नलिखित हैं, आप राय दीजिए कि वह ग्राहकों से प्रतिदिन क्या किराया वसूल करे जिससे वह ब्याज के अतिरिक्त अन्य लागत पर 25% लाभ ले सके। तो इन्हें लाभ लेना है एट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अन्य लागतों पर कितने प्रतिशत लाभ लेना है? 25%। 2,42,600 पूरी लागत है, तब जबकि इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है 25,000, वही अलग कर लेते हैं। तो मतलब इंटरेस्ट को छोड़कर पूरी लागत कितनी आएगी? 2,17,600। 2,17,600 पर ही कितने परसेंट लाभ लेना है? 25%। तो 2,17,600 पर 25%, 54,400 प्रॉफिट लेना है। इतना समझ में आया? लाभ इन्होंने क्या कहा है? ब्याज को छोड़ के बाकी सब पे 25%। तो ब्याज पूरे लागत को जोड़कर, पूरी लागत जोड़ी है तो 2,42,600 जिसमें ब्याज इंक्लूडेड है। तो ब्याज को छोड़कर बाकी पूरी लागतें कितनी है? सब जोड़ लीजिएगा, केवल ब्याज नहीं जोड़िएगा। तो यह आ जाएगा 2,17,600, तो उसी पर 25%, तो यह आ गया 54,400। 2,42,600 पूरी लागत थी, तो 2,97,000 रुपये इनको पूरा भाड़ा मिलेगा, पूरी खर्च होंगे 2,97,000, और भाड़ा इतना तय हो जाएगा, लाभ भी जोड़ चुके हैं। तो 2,97,000 टोटल रूम रेंट, कुल कमरे का किराया इनको मिलेगा 2,97,000। तो एक कमरे का एक दिन का किराया कितना होगा? रूम रेंट पर डे, रूम रेंट पर डे, एक दिन का एक कमरे का किराया कितना होगा? पर रूम रेंट पर डे, ऐसा कह लीजिए, पर रूम रेंट पर डे, एक कमरे का एक दिन का किराया कितना होगा? तो 2,97,000 रुपये पूरे होटल का इनको किराया मिला है, जब जब कमरा किराए पर उठाए हैं तो। और कितनी बार कमरा किराए पर उठा है? 19,800 बार। तो 19,800 से उसमें क्या कर देंगे? भाग, मतलब एक कमरे का एक दिन का किराया कितना आ जाएगा? 15 रुपये। एक कमरे का एक दिन का किराया कितने रुपए आ जाएगा? 15 रुपये रूम रेंट पर डे। और ये होटल के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर तरीके से लगाया गया क्वेश्चन है। सीधा कॉन्सेप्ट है, जितनी बार कमरा किराए पर उठे, जितने कमरे किराए पर उठे, आप वैल्यूएट करते हुए चले जाइए, ठीक है। और आप अंत में आके पूरे खर्चों में रूम रेंट डे से आप क्या कर दीजिएगा? भाग, तो पर रूम पर डे का रेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, हम अगले क्वेश्चन सिनेमा लागत पे आपको ले चलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये सबसे बेहतर तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए हम सिनेमा लागत निर्धारण करते हैं, ठीक है। उस पर भी आपके लिए केवल एक क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे बेहतर तरीके से है, सिनेमा हाउस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बहुत अच्छे।
सिनेमा हाउस ऑपरेट कॉस्टिंग। ठीक, तो एक सिनेमा के लिए कैसे ऑपरेट कॉस्टिंग आएगी देखते हैं। पहले कुछ तर्क दे लेते हैं। सिनेमा होती क्या है? ये हमारा मनोरंजन करते हैं। सिनेमा हुआ, नाटक हुआ, कोई रंगमंच रंगशाला वगैरह कह लीजिए हुआ, सर्कस वाले हुए, ये हमारा नाटक, ये हमारी सेवा देते हैं हमें। कैसे? हमारा मनोरंजन करते हैं। तो जब इन्होंने हमारा मनोरंजन किया मतलब इन्होंने हमें सेवा दी, तो हमें उनकी लागत निकालनी होगी सिनेमा की। तो जब हम सिनेमा की लागत निकालने यहाँ आ रहे हैं तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सिनेमा के पूरे खर्च निकाल लेने हैं। जैसे वो कैसेट वगैरह खरीदते होंगे, यहाँ तक कि वो जब टिकट वगैरह काटते हैं तो उनको कार्बन लगता होगा, पेपर पेन लगता होगा, सीट वगैरह का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, जो भवन वगैरह है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, प्रिंट वगैरह खरीदते हैं, ये सारे उनके खर्चे होंगे। विज्ञापन भी करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर उन्हें लगवाने पड़ते हैं, तो ये सारे खर्च तो उनके होंगे। सारे खर्च हम जोड़ लेंगे। सारे खर्च जोड़ लेने के बाद जो सिनेमा में सीट बांटी जाती है वहीं आपको कंफर्टेबल करना है। कैसे? क्योंकि जब सिनेमा में आप सीट की निर्धारण करेंगे तो उसमें 2-3 तरीके के सीट होती होंगी। बालकनी वाली सीटें होती होंगी, मतलब एक थर्ड क्वालिटी की, एक सेकंड क्वालिटी की, एक फर्स्ट क्वालिटी की कह लीजिए सीट होती होंगी। उन सीटों पे कितने लोग जाके सिनेमा देख रहे हैं ये भी उसका वेटेज दिया गया होगा। तो पहले आप ये देखिए कितनी बार कितने लोगों ने सिनेमा देखा है साल भर में, पहले ये निकालिएगा। ठीक है, टोटल मैन शो इन ईयर, कितने यात्री प्रदर्शन हुए हैं, टोटल मैन शो जितने हुए हैं वो निकाल। ये नहीं कि सिनेमा कितनी बार चला, ये नहीं, इससे तो फिर दिक्कत में आ जाइएगा। जैसे एक बार सिनेमा हाउस चला और उस सिनेमा में 100 सीटों के बैठने की संख्या है और पूरे 100 लोगों ने सिनेमा देखा, तो जब 100 लोगों ने देखा तो एक बार में ही 100 लोगों के लिए आपने दिखा दिया ना, तो 100 मैन शो बन गए। ठीक है, तो अगर 2 बार चल गया तो 200 मैन शो बन गए, 3 बार बन गया 300 मैन शो बन गए। तो देखिएगा पूरे साल भर में कितनी बार कितने लोगों ने सिनेमा देखा। ठीक, मेन चीज़ वो होती है। तो उसके आधार पर जब पूरे खर्चे आ जाएंगे तो टोटल मैन शो से आप क्या कर दीजिएगा भाग, तो एक व्यक्ति का किराया निकल के आ जाएगा। आसानी से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, सिनेमा के खर्चे आप कैसे दिखाते हैं? ओवरऑल आप ये दिखाइएगा कि कितनी बार लोगों ने सिनेमा देखा। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। निम्नलिखित इलस्ट्रेशन 14 है मेरी बुक में, निम्नलिखित, और एक क्वेश्चन है, ओनली 1 क्वेश्चन है। निम्नलिखित समंक 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बंसल टाकीज से संबंधित है। पूरे 1 साल की सूचना है। वेतन, एक प्रबंधक है, एक मैनेजर है, 800 रुपये पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 12 कर देंगे क्योंकि बेस साल भर का है। 10 गेट कीपर हैं, 200 पर मंथ, गुणे 10 कर लेंगे। 2 परिचालक, 2 ऑपरेटर लगे हैं, 400 रुपये पर मंथ, बिल्कुल इनका भी हम निकाल लेंगे। सब पर मंथ जहाँ दिया इंटू 12 होगा और जितनी संख्या दी उससे गुणा होगा। 4 क्लर्क लगे हैं, इनके लिए भी पर मंथ दिया हुआ है 250 पर मंथ, तो ये तो हम वैल्यूएट कर लेंगे। अन्य व्यय, इलेक्ट्रिसिटी भाई बिजली से ही चलेगा। कार्बन, जो टिकट काटने में कार्बन वगैरह लगता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, विज्ञापन, प्रशासनिक व्यय और प्रिंट का किराया, ये सारे तो खर्च हैं। अब कह रहे हैं भवन 6 लाख रुपए का मूल्यांकित है, मतलब जो सिनेमा हाउस की बिल्डिंग है वो कितने की है, 6 लाख की है, और उनका अनुमानित जीवन 15 वर्ष है। डेप्रिसिएशन 6 लाख की बिल्डिंग है, 15 साल चलेगी, 1 साल का डेप्रिसिएशन 40,000। प्रोजेक्टर तथा अन्य गणना की लागत 3,20,000 है, जिन पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये भी निकल जाएगा। वर्ष भर दिन में 3 प्रदर्शन किए जाते हैं। अब आई बात, एक दिन में सिनेमा हाउस कितनी बार चलता है, 3 बार, मतलब 3 बार लोग देख सकते हैं। कुल बैठने की क्षमता 626 सीटें हैं और सीटों का विभाजन निम्न 3 श्रेणियों में हुआ है। 626 सीटें भाई
थोड़ा देख लेते हैं। 250 250 625 सीटें हैं भाई, मिसप्रिंट है वो, 626 नहीं है, 625 है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में 625 लिखा है, ठीक है, तो 625 सीटें हैं। तो सॉरी, देखिए वर्ष भर में दिन में 3 प्रदर्शन किए जाते हैं और कुल बैठने की क्षमता 625 सीटें हैं। सीटों का विभाजन निम्न 3 श्रेणियों में होता है। थर्ड कैटेगरी की कितनी श्रेणी हैं? 250 सीटें हैं। सेकंड श्रेणी की कितनी सीटें हैं? 250। और फर्स्ट बालकनी सीटें जिसे कहते हैं 125 सीटें। कुल प्रति व्यक्ति प्रदर्शन लागत ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि कुल सीटों का 20% खाली रह जाता है। जितनी सीट हैं उसका 20% खाली रह जाएगा। और तीनों श्रेणियों को 1:2:3 में भारयुक्त करना है। भारयुक्त का मतलब ये माने कि एक सीट पे 1 लोग, एक सीट पे 2 लोग, एक सीट पे 3 लोग देख लेते हैं, ठीक है। यदि प्रबंधक कुल बिक्री पर 30% लाभ पाना चाहता है और मनोरंजन कर पर कोई ध्यान नहीं देना, तो एक एक श्रेणी की दरें क्या होंगी ये बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कितने मैन शो हो रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैन शो, ठीक है। टोटल मैन शो, कितने मैन शो हो रहे हैं इनकी हम गणना करते हैं, मतलब कितनी बार देखा गया है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें उनके पास सीट कितनी है, उसी आधार पे निकलना शुरू होगा। थर्ड श्रेणी की, सेकंड श्रेणी की और बालकनी। तो थर्ड श्रेणी की उनके पास 250 सीटें हैं, सेकंड श्रेणी की 250 सीटें हैं और बालकनी की 125। और बेट देना है, मतलब इस सीट पर 1, इस सीट पर 2, इस सीट पर 3 लोग देख रहे हैं, ठीक है भाई। बेटेज का मतलब क्या होता है? आपने भार दिया तो एक सीट पे 1 लोग देख रहे हैं, 1:2:3 में भारयुक्त करना है। तो इस पे 1:2:3, तो 250 पे 1 लोग, 250 पे 2 लोग, तो 125 पे 3 लोग देख रहे हैं एक एक सीट पे। तो 250 पे 1 लोग मतलब 1, 250 पे 2 लोग मतलब 250 पे 1 मतलब 250 लोग देख रहे हैं उस सीट पे बैठ के। 250 पे 2 लोग मतलब उस सीट पे बैठ के 500 लोग देख रहे हैं। 125 पे 3 लोग मतलब इस सीट पे बैठ के 375 लोग देख रहे हैं। तो मतलब एक बार में कितने लोग देख रहे हैं? 250, 500 और 375, मतलब एक बार में कितने लोग बैठ के देख रहे हैं? 1125 लोग देख रहे हैं। मतलब एक बार में कितने लोग बैठ के देख रहे हैं पर शो? एक शो में कितने लोग देख रहे हैं? मैन पर शो, ठीक है। कितने लोग एक बार में देख रहे हैं? 1125 लोग देख रहे हैं। दिन भर में कितने लोग देखेंगे? तो दिन भर में कितने शो होते हैं? 3। यहाँ तक समझ में आया? फिर देखिए भाई, जितनी सीट है उतने ही लोग देखेंगे। 250 सीट, 250 सीट, 125 सीट। लेकिन यहाँ कहा है बेट 1 लोग, इस पे 2 लोग, इस पे 3 लोग देख रहे हैं। तो जब इस पे 250 पे 1 लोग, 250 पे 2 लोग, 125 पे 3 लोग, तो टोटल कितने लोग देख सकते हैं? 1125 लोग एक बार में देखते हैं। तो 1125 लोग एक बार में देख सकते हैं, लेकिन इसका कितने % खाली रह गया है? लेस 20% वैकेंट, हाउसफुल नहीं जाता। तो 1125 का 20% खाली निकल जाता है, 225 खाली निकल जाता है। तो मतलब एक बार में कितने लोग देखते हैं? 900 लोग देखते हैं। मतलब एक बार में कितने लोग देखते हैं? 900 लोग देखते हैं। तो जब एक बार में 900 लोग देखते हैं तो साल भर में कितने लोग देखेंगे? टोटल मैन शो पर ईयर, टोटल मैन शो पर ईयर एक साल में कितने लोग देखेंगे? एक बार में 900 लोग, दिन भर में 3 बार चलता है और 365 दिन में 900 लोग दिन भर में 3 बार चलता है और 365 दिन में 9,85,500 लोगों ने साल भर में सिनेमा देखा होगा बंसल टाकीज में। कंफर्म? यहाँ तक समझ में आया? उनके पास 250 सीट, 250 सीट, 125 सीट। बेट देना है, बेट दे दिया। मतलब एक दिन में कितने लोग देख सकते हैं? 1125 लोग देख सकते हैं। लेकिन उस पर 20% खाली निकल गया, तो वास्तव में कितने लोगों ने देखा? 900 लोगों ने देखा है एक दिन में। तो जब एक दिन में 900 लोगों ने देखा, साल भर में कितने लोगों ने देखा? 9,85,500 लोगों ने देखा। अब हम इनके पहले पूरे खर्चे निकाल लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरे खर्चे आप एक तरफ से निकालते हुए चले चलिए। यहाँ पर्टिकुलर, ठीक, और यहाँ टोटल कॉस्ट। पूरे खर्चे एक तरफ से निकालते हुए हम चले चलेंगे, कोई अलग से नहीं करना। बेस 1 ईयर,
क्या क्या दिया हुआ है? एक एक मैनेजर है, मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो मैनेजर सैलरी दिया हुआ है 800 रुपये पर मंथ, 800 रुपये पर मंथ गुणे 12, 9600। आगे 10 गेट कीपर हैं, 10 गेट कीपर, 10 गेट कीपर सैलरी। तो 10 गेट कीपर हैं, एक गेट कीपर के लिए कितना है? 200 रुपये पर मंथ। एक गेट कीपर के लिए 200 रुपये पर मंथ होगा, ठीक है। एक गेट कीपर के लिए 200 रुपये पर मंथ। तो 200 रुपये पर मंथ ईच, बुक में मिसप्रिंट है, दूसरी किताबों में ये बुक में ईच लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा 200 ईच है वो, 200 पर मंथ, ठीक है। 10 गेट कीपर का तो कितना हो जाएगा? 24,000। इतना समझ में आया कैसे मैंने ईच कह दिया? फिर से ध्यान दे लीजिएगा। कह रहे हैं वेतन एक प्रबंधक का 800 पर मंथ, साल भर का 9600 हो गया। 10 गेट कीपर की सैलरी है 200 पर मंथ, तो 200 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा, साल भर का आ जाएगा। तो 12 से गुणा कर देंगे तो 10 का आ जाएगा। आगे आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 गेट कीपर के बाद 2 ऑपरेटर। मैंने ये ईच क्यों कर दिया? क्योंकि याद रखिएगा अन्य किताबों में मुझे पता है, मैंने देखा है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ ईच नहीं लिखा, आप अपनी बुक में ईच पढ़ा लीजिएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 ऑपरेटर, ठीक है। प्रत्येक के लिए जब उतना दे रहा है ना, 2 ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर के लिए 400 रुपये पर मंथ है। तो सेम वही चीज़, 400 रुपये पर मंथ, और 2 के लिए है तो ईच से गुणा हो जाएगा, तो 9600, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। 4 हो गए और 2 ऑपरेटर हो गए, 4 लिपिक, 4 क्लर्क, 4 क्लर्क। तो 4 क्लर्क 250 रुपये पर मंथ है, 250 रुपये पर मंथ गुणे 12, और 4 क्लर्क हैं, गुणा हो जाएगा 12,000, ठीक। सारे खर्चे हम वेतन के निकाल चुके हैं। अन्य खर्चे देख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी, भाई बिजली से ही तो चलेगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वो भी कितनी? बिजली लगी है 11,655 की, 11,655। आगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद कार्बन, कार्बन 7,235, 7,235। कार्बन के बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5,425, 5,425। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के बाद विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन कितना दिया हुआ है? 34,710, 34,710 विज्ञापन। विज्ञापन के बाद प्रशासनिक व्यय, एडवर्टीजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे खर्चे हम एक तरफ से दिखाते हुए चले चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 18,000, 18,000। प्रशासनिक व्यय के बाद हायर ऑफ प्रिंट, मतलब जो कैसेट वगैरह खरीदी जाती हैं उसकी बात की गई है। हायर ऑफ प्रिंट, प्रिंट का किराया 1,40,700। सारे खर्चे ही दिखाने हैं भैया, एक तरफ से हमने पूरे खर्चे दिखा लिए हैं। अब कह रहे हैं भवन 6 लाख रुपए का मूल्यांकित है। तो भवन 6 लाख का मूल्यांकित है और उस 15 वर्ष चलेगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कह रहे हैं 6 लाख का मूल्यांकित है और उसका जीवन काल 15 वर्ष का है, मतलब एक वर्ष में कितना घिस जाएगा? 40,000, ठीक। भवन के बाद आगे क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्टर तथा अन्य सामान की लागत, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्रोजेक्टर, डेप्रिसिएशन ऑन प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर है 3,20,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन कह रहे हैं 10%, 32,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। आगे और तो कोई खर्च नहीं दिया गया है, जोड़ लगा लेते हैं। चलिए सारे खर्चे मिल गए, जोड़ लगाते हैं। 9,600, 24,000, 9,600, 12,000, 11,655, 7,235, 5,425,
34,710, 18,000, 1,40,700, 40,000 और 32,000। तो सारे खर्चे आ रहे हैं 3,44,925। ठीक है, सारे खर्चे आ रहे हैं 3,44,925। हम चाहते तो इसे स्टैंडिंग और रनिंग के जरिए भी दिखा सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हमने एक साथ पूरे खर्चे दिखा दिए। तो 3,44,925 ये पूरे खर्चे आ गए। अब ये टोटल कॉस्ट है, और विक्रय पर कितने परसेंट लाभ पाना चाहता है मैनेजर? 30% लाभ कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 30% ऑन सेल। तो शायद याद करिएगा, मैंने यूनिट कॉस्टिंग में आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। विक्रय पर हो सकता है और लागत पर हो सकता है। जब लागत पर होता है तो यहाँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था, प्रॉफिट टोटल कॉस्ट इनटू परसेंट अपॉन 100 अगर ये लागत पर हो, और प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इनटू परसेंट अपॉन 100 माइनस परसेंट अगर विक्रय पर हो। तो विक्रय पर है मतलब ये फॉर्मूला टिक करना है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी आ चुकी है? 3,44,925 गुणे 30% विक्रय पर गुणे 100 माइनस 30, तो बराबर आ जाएगा 3,44,925 गुणे 30/70। 3,44,925 गुणे 30/70। तो 3,44,925 गुणे 30/70 टोटल आ जाएगा 1,47,825 रुपये। 1,47,825 रुपये का प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो 1,47,825 रुपये का प्रॉफिट, तो 4,92,750, 4,92,750 रुपये पूरा इनको मिलेगा भाड़ा। ठीक है ना, इतना किराया इनको मिल जाएगा पूरा वर्ष भर में सिनेमा हॉल से। ठीक है, जब इतना मिल गया, ग्रॉस प्रोसीड कह लीजिए, ग्रॉस प्रोसीड इतना प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो कॉस्ट या कॉस्ट क्या, या रेंट कह लीजिए, रेंट पर मैन शो। एक मैन का एक शो का एक व्यक्ति का कितना होगा? तो पर मैन शो, तो 4,92,750 में टोटल कितने लोगों ने देखा था? 9,85,500 लोगों ने देखा था। तो 9,85,500 से भाग कर देंगे, मतलब एक व्यक्ति को एक बार दिखाने का रेंट कितना आ रहा है? 50 पैसे। इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को एक बार दिखाने का कितना आ रहा है? 50 पैसे। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। अब हमें सीट के अनुसार बताना है। तो जब हमें सीट के अनुसार बताना है तो एक बार का 50 पैसे आ गया, तो यहाँ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब पूरा सीट का आ चुका है तो इधर देखिएगा, इन्होंने सीट को कुछ ऐसे बांटा था, 3rd कैटेगरी की, 2nd कैटेगरी की और बालकनी। ठीक, तो जो 3rd कैटेगरी की इनकी सीटें थी 250 सीटें थी, लेकिन उसको वेटेड इन्होंने कितना दिया था? 1। इसको वेटेड दिया था 2, इसको वेटेड दिया था 3। एक व्यक्ति को दिखाने का 50 पैसे, मतलब इस सीट से कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 पैसे ही मिल रहे हैं। इस सीट से कितना? एक व्यक्ति का 50 पैसे है, तो इस सीट पे 2 लोग बैठ के देख रहे हैं, मतलब एक सीट पे कितने रुपए मिल जा रहा है? 1 रुपये। इस सीट पे बैठ के 3 लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति का 50 पैसे है, तो 3 लोग बैठ के दे रहे हैं, मतलब इस सीट से कितने रुपए मिल जाते हैं? 1.5 रुपये। ठीक है, यही इतना आंसर होगा पर सीट के हिसाब से। मतलब 3rd सीट का कितना होगा? 50 पैसे रेंट होगा। 2nd सीट का कितना होगा? 1 रुपये होगा। और बालकनी का कितने रुपए रेंट होगा? 1.5 रुपये होगा। और आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये कैसे गुणा हुआ पता लगा? भाई एक व्यक्ति का 50 पैसे आया, तो इस पर एक सीट पे एक व्यक्ति देख रहा है, इस पर एक सीट पे 2, इस पर एक सीट पे 3, तो उसी आधार पर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, इनटू कर दिया गया। तो यहीं पे ये लेसन समाप्त हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। और हाँ, अगर आप हमसे नियमित क्लास पाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए।
मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और आपको नियमित क्लास मिलेगी, PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो इतना सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।